Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an ARK9. Dear all, dear all, dear all. We are going to start a very interesting session. जी हाँ, गवर्नेंस के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता दूं तो यू नो व्हाट लगभग 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से कंफर्म पूछा जाता है। इंटरेस्टिंग है, याद देखिएगा पूरा चैप्टर अलग अलग पार्ट्स में आएगा। ऑलराइट, तो एक बार में तो ऑफ कोर्स नहीं करने वाले हैं, सो हम अलग अलग पार्ट्स में उसको करेंगे और डिटेल में विद एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा कि जो हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे मेरा कहने का मतलब कि यहाँ ना हम लोग कई सारे लॉज और रेगुलेशंस को कंसीडर करेंगे। ध्यान से सुनते हैं, पहले बहुत ध्यान सुनते हैं। यहाँ वर्ड जो यूज कर रहे हैं ना, हम लोग यूज कर रहे हैं कॉर्पोरेट। आप देखें हमारी बुक के अंदर हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट का मतलब यहाँ आप लोग जानते होंगे हम स्पेसिफिकली कंपनीज के लिए नहीं कह रहे हैं सिर्फ। कॉर्पोरेट यू नो व्हाट वेरी वेल इज अ वाइडर टर्म। ऑलराइट, अगर हम ध्यान से अगर याद हो आप लोगों को, हमने डिस्कस किया हुआ एग्जीक्यूटिव के अंदर, यू नो व्हाट एवरीबॉडी कॉर्पोरेट इज अ कंपनी बट एवरी कंपनी इज नॉट बॉडी कॉर्पोरेट। सो जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट का ना, तो इट्स अ वाइडर टर्म। कॉर्पोरेट जब हम बात कर रहे हैं तो ये कंपनीज को भी कवर करता है, एनबीएफसीज को भी कवर कर रहा है और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी कवर कर रहा है, ये बैंक्स को भी कवर कर रहा है, ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनीज को भी कवर कर रहा है। अच्छा, अब जब हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि सर इंश्योरेंस कंपनी भी है, कंपनीज भी हैं, ठीक है, एनबीएफसीज हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, बैंक्स हैं, तो इन सब कॉर्पोरेट्स एंटिटीज के लिए इनके अपने ही कुछ गवर्निंग, याद देखिएगा, लेजिस्लेशंस हैं जिन्हें इन्हें गवर्न करना पड़ता है फॉर गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिस। आप लोग जानते हैं जैसा कि आफ्टर यू नो व्हाट ग्लोबलाइजेशन, मतलब सर अगर हम लोग याद करें 1991 की पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव्स लेते हैं किसके लिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद में एक इनिशिएटिव के बाद में क्या कंसिडर किया गया कि भाई स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट मैकेनिज्म होना बेहद जरूरी है फॉर वेल फंक्शनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। उसके लिए जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, कंपनीज एक्ट ने कंपनीज के ऊपर प्राइम फोकस रखा एंड स्पेशली अगर कंपनी जो लिस्टेड कंपनीज है उनके ऊपर सेबी बाय फ्रेमिंग एलओडीआर रेगुलेशंस। पहले आप लोग जानते होंगे एलओडीआर से रिड्यूस होने से पहले रेगुलेशन जो कि बेसिकली क्लॉज था, एक क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, बट आपको मैंने ऑलरेडी डिटेल हमने डिस्कस किया हुआ है कैसे उसको याद देखिए चेंज करके एलओडीआर को रिड्यूस किया गया। मैं यहाँ स्पेसिफिकली कोर्स फोकस डिटेल में भी करूंगा कि किस तरीके से कॉर्पोरेट बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या क्या लेजिस्लेटिव्स फ्रेम आउट किए गए। अब वहीं अगर हम बैंक्स की बात करते हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो आप ये जानते हैं अच्छे से कि आरबीआई की गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो वहां पे बोलेंगे क्या, गुड कॉर्पोरेट कंप्लायंट एंटिटी। वहीं अगर हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। सर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जी हाँ आपको याद होगा, जैसे मैं आपको याद दिला दूं, कई सारी कॉर्पोरेशंस हैं, अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हम बात करें, वैसे तो बहुत सारा है, आपको बताऊं मैं इंडिया में ऑन एन एवरेज लगभग अराउंड, ठीक है एक्यूरेट डेटा नहीं है बट हाँ 2021 तक का मैं बता दूं लगभग 365 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। सब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको पता होगा इन्हें बोलते हैं गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटलिटी, जिन पे कंप्लीट कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का। ऑलराइट, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनके लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को याद रखिएगा जो गाइडलाइंस इशू करता है उसको फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी तो गुड कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस होंगे। वहीं अगर हम बात करें आपके सामने इंश्योरेंस कंपनी की, तो IRDA, इसके अलावा आप समझें यहां पर तो हमने देखा कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए आरबीआई, वहीं कंपनीज और लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी, एलओडीआर एंड कंपनीज एक्ट, वहीं इंश्योरेंस कंपनी के लिए IRDA एंड PSE पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आपने खैर आप चाहें तो नोट कर लीजिए, मैं पहले ही बता रहा हूं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात किया, बेल है, गेल है, ठीक है, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर आर नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आने वाले सेशन में, जी हाँ आगे जब हम पढ़ेंगे तो मैं जब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। वहीं हम बात करेंगे जब हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में, तो मैं और डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी टॉप
बिकॉज इंडिया में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। वो डिटेल में हम लोग आगे जाएंगे, अभी तो सिर्फ मैं आपके सामने एक फ्रेमवर्क मैं रेडी करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ जाएं कि अलग अलग जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उनके अपने कुछ स्पेशल एक्ट्स हैं, उन्हें उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है सर। अब जैसे हम अपना मॉड्यूल पे जाते हैं और यहां कंसीडर करते हैं, सबसे पहले देखो मॉड्यूल से ही, खैर एज यू नॉट वेरी वेल, हमारा एक ही तरीका है, हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं कहां से, मॉड्यूल से, तो मॉड्यूल से आइएगा। इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991, जिसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी at economic liberalization, privatization and globalization of domestic economy, that various initiatives by the government of India to improve corporate governance mechanism have a strong mechanism for governing in activities of company। अब जब हम बोलते हैं corporate governance, तो governance actually is a wide term कि companies compile करें किसके साथ, regulations, notifications, circulars, ठीक है, क्या कि ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, और जब ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हो कैसे आएगा, जब प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाएंगी, डिसैमिनेट की जाएंगी, अवेलेबल होंगी, एज पर द लॉज होंगी, रेगुलेशंस होंगी, तो उसे हम बोलेंगे कि बेस्ट कॉर्पोरेट कंप्लायंट एंटिटी। अब ये सारी एस्पेक्ट्स अलग अलग एंटिटी की जो स्पेशल लॉज हैं या उनके जो पर्टिकुलर अथॉरिटी या कंसर्न अथॉरिटी है वो गाइडलाइंस इश्यू करती है, उसी को कंप्लायंसेस करना मैंडेटरी बना दिया जाता है। और अगर ध्यान से अगर देखा जाए वो मैंडेटरी इसलिए किया गया है ताकि याद रखिएगा स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, ठीक है, ये जो कंसर्न पर्सन है या इवन पब्लिक जो है, याद रखिएगा उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ऑलराइट, इसलिए हम बोलते हैं मैंडेटरी भी है। ऑलराइट, करते हो विद लेटर एंड स्पिरिट, अगर तुम कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस करते हो दैट्स वेल एंड गुड, ये तो बहुत सी बात है, लेकिन नहीं करते हो देन आपको रेगुलेटरी लॉज फ्रेम करके, जी हाँ, लॉज फ्रेम करके करवाया जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर लेजिस्लेटिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, कंपनीज के केसेस में बात करते हैं, कंपनीज एक्ट एंड सेबी एलओडीआर, जो कि स्पेसिफिकली आप जानते हैं लिस्टेड कंपनीज के लिए बात करेगा। बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए बात करते हैं आरबीआई सर्कुलर एंड स्पेशल एक्ट्स। अब जब हम आगे जाएंगे ना तो हम पढ़ेंगे कि जब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस की बात की जा रही होगी तो हम आरबीआई की सर्कुलर्स और गाइडलाइंस को कंसीडर करेंगे। वहीं इंश्योरेंस कंपनी में हम आईआरडीए को देखते हैं, एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डीपी का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। Companies in our country are framed, registered and regulated majorly by Companies Act। ये हम जानते हैं ज्यादातर कंपनीज Companies Act के अंदर बनी है। ये प्रीवियस कंपनी एक्ट 1956 या अर्स्टवाइल Companies Act के अंदर है। Now what's up 1956 of course हम जानते हैं revamped in 2013 and new act was introduced which is landmark legislation with regard to the improving the corporate governance of companies। Companies Act 2013 indicates focus of regulators toward enhancing। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ही सीखने को मिलेगा कि क्या Companies Act 2013 में नया किया गया। जैसे इन्होंने बोला enhancing the responsibility and accountability of board of directors, इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। And Act outlines the requirements for governance, disclosures, enhanced rules, responsibilities and liabilities of the board, its committee and independent director। और आप जानते भी होंगे अगर हम ध्यान से देखें 2013 के एक्ट में कई सारी एस्पेक्ट्स को कवर किया गया, जैसे कमेटी बनाने के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया, सीएसआर को लेके दिया गया, अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट टैनर को लेके गया, वुमेन डायरेक्टर के बात को लेके गया। ये सारा का सारा कहाँ फोकस किया गया और लिया गया Companies Act 2013 के अंदर। देखिए एक लिस्ट भी है पूरा, हम समझ सकते हैं, हमारे समझने के लिए बड़ी यूजफुल है ये। सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज Act 2013 related to corporate governance, जैसे अपॉइंटमेंट मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट एंड maximum tenure of independent director, appointment of women director, full time key manager personnels, performance evaluation of director and committee and board as a whole। ऐसा नहीं है कि याद रखिएगा पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परफॉर्मेंस में बताई नहीं जाती थी, ठीक है, वैल्यूड तो होती है बट ज्यादा एम्फोसिस किया गया फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के लिए एंड इन 2013 के अंदर। And then disclosure, assertion in board report, annual return, board reports, regard to managerial remuneration, risk management, internal control for financial reporting, legal compliances, ready party transactions, corporate social responsibility, shielding pattern, public money lying and unutilized। इन सारी चीजों को लेके अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दी गई, ठीक है,
Now, strict to your forward-looking proposal requirement for secretarial compliances, secretarial standards, जैसे हम लोग अच्छे से जानते हैं, SS 1 and SS 2 के लिए, board meeting and general meeting के लिए. Further, compliance related to party transactions, introduction of concept of R-length pricing, restriction on appointment auditor and mandatory rotation of auditor, separation of role of chairman and the chief executive officer, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करें. Mandatory provision regarding the whistle mechanism, constitution of audit committee, nomination and mention committee, CSR committee, secretarial audit, constitution of NFRA. What I'm trying to tell you, सर ये क्या करें हम लोग लिस्ट का, लिस्ट को सिर्फ यहाँ अभी देखना है, धीरे धीरे चैप्टर पे आगे जाएंगे, सबका सब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई रट्टा वट्टा नहीं मारना है, सिर्फ रीड करा रहा हूँ. एंड आई नो दैट वेरी वेल, एग्जीक्यूटिव पास मेरा बच्चा है तो ये बात अच्छे से जानता है सारी एस्पेक्ट्स के लिए, बट फिर भी हम जाएंगे तो हम सारी एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे. ऑलराइट, तो सिर्फ प्लेन रीडिंग आपको यहाँ कराने के लिए बताया ये वाला पार्ट. अब अगर हम और डिटेल में जाते हैं तो देखिएगा, देखिए कंपनीज एक्ट ने न्यू रिफॉर्म्स रखे ही, जैसे हम मानते हैं अमेंडमेंट थ्रू कंपनीज एक्ट 2013, फिर कुछ अमेंडमेंट 2017 में रखे गए, 2019 में कवर किए गए, ऐसे फर्दर कंटिन्यू किए गए हैं. ठीक है, वहीं सेबी ने लिस्टेड एंटिटीज है, आपको मैंने आपको बताया था क्लॉज 49 लिस्टिंग एग्रीमेंट को, या ऑफकोर्स लेटर ऑन हटा के हमने कंप्लीटली बात किया गया, प्रोवाइड किया स्पेसिफिक रेगुलेशन फॉर लिस्टेड एंटिटीज लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. ऑल लिस्टेड एंटिटीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी. SEBI's regulatory authority, we know that very well. Of course, 12 April 1992 को introduced हुआ. SEBI was established for the main purpose of curbing the malpractices and protecting the interests of investors. And main objective क्या है? Regulate the activities of stock exchanges at the same time ensuring the health of development of in financial market. मतलब हेल्थ का मतलब सर क्या, बीपी शुगर चेक करते हैं स्टॉक सिक्योरिटी मार्केट? ऑफ कोर्स नॉट. कहीं पर इनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं हो रही, माल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी, यू नो व्हाट, आजकल तो बहुत फेमस है स्टोरीज हर्षा मेहता केस को लेके. तो इस तरह की कोई भी प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हूँ, इसलिए तो आई थी सेबी. ठीक है, मतलब जब अनफेयर प्रैक्टिस हो रही थी, प्राइस मैनिपुलेशन था, इनसाइडर ट्रेडिंग था, ऐसी कॉन्सेप्ट्स को रोकने के लिए सेबी को स्पेसिफिक अथॉरिटी बनाया गया. तो ये मेन काम किसका है यहाँ पर? सेबी का, हम लोग जानते हैं अच्छे से. Now SEBI has issued detailed corporate governance norms in form of clause 49 listing, which have been now revised and notified SEBI listing of disclosure requirement regulation 2015. Apart from the gamut of legislation like Competition Act, Consumer Protection Act, Wages Code, Code of Social Security, Industrial Relations Code, Occupational Safety Health, Working Condition Code 2020, Environment Laws, Prevention of Money Laundering, Insolvency, of course, IBC की बात कर रहे हैं. Seek to ensure good governance practices among the corporate. इन सब को भी बाद में ऐड किया गया ताकि कंपनीज क्या कर सकें, कॉर्पोरेट्स गुड प्रैक्टिसेस कर सकें. अभी यहाँ पर तो हमने सिर्फ छोटा छोटा बातें समझा है. अब कुछ आगे का एस्पेक्ट्स यहाँ कवर करना स्टार्ट करते हैं. रेगुलेशन 4 से सेबी एलओडीआर के रेगुलेशन 4 अलग कुछ खास बातें बता रहा है. जैसे यहाँ पर पहली बात रखी गई, देखो चैप्टर 2 ऑफ एलओडीआर 2015 प्रोवाइड्स ब्रॉड प्रिंसिपल फॉर पीरियोडिक डिस्क्लोजर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी. याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी डेवलप हो सकता है आपके लिए. जैसे हो सकता है यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर पीरियोडिक डिस्क्लोजर अपना मॉड्यूल में अच्छे से हाईलाइट करके चलेगा. पीरियोडिक डिस्क्लोजर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी, कवर द ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग. क्या क्या है? जैसे बोर्ड कंपोजिशन रिक्वायरमेंट्स, बोर्ड कमेटी रिक्वायरमेंट्स, ऑब्लिगेशन, आई होप ये पता होगा WRT का मतलब with respect to intimation and disclosure to stock exchange, board process meetings, website requirements, advertisement mandates, requirement policies on shareholding pattern, requirement of corporate actions. ये रेगुलेशन 4 ने याद रखिएगा कवर किया किसके लिए? इन रिगार्डिंग टू दीज प्रिंसिपल्स, ब्रॉड प्रिंसिपल्स कवर अंडर रेगुलेशन 4 ऑफ सेबी एलओडीआर. ठीक है, अब देखो जब हम ये बोल रहे हैं तो ये कंपनीज को, मतलब रेगुलेशन 4 के अंदर कंपनीज को, लिस्टेड एंटिटीज को, सारी एस्पेक्ट्स को
कंपाइल करना पड़ेगा, इनके साथ को फॉलो करना मैंडेटरी है, चाहे वो कंपोजिशन की बात हो, कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स को लेके बात हो रहा हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को हो, चाहे वो कॉर्पोरेट पॉलिसीज को लेके हो, वेबसाइट मेंटेन करने को लेके हो, एडवर्टाइजमेंट मैंडेटरी को लेके बोल रहे हैं, सारी एस्पेक्ट्स को नहीं कवर करनी मैंडेटरी है लिस्टेड एंटिटीज को। अब आप फ्यूचर में जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे या अपनी कंपनी को अपनी सर्विसेज देंगे, तो आपको जब चेकलिस्ट प्रिपेयर करेंगे ऑफ कोर्स कंप्लायंसेस करने के लिए, तो चेकलिस्ट में आपको चेक करना पड़ेगा अपनी लिस्टेड एंटिटीज को क्या वो रेगुलेशन 4 की बातें पूरी कर रही है, क्या कंपोजिशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एज पर द सेम ऑलरेडी यार यहाँ पे कंप्लीट है नहीं है, ठीक है। या हम अच्छा याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों से इसके बारे में डिटेल में पहले ही समझाया हुआ है और कई सारे चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है एलओडीआर के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मैं प्रोविजन के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अंदर, ऑलराइट। बट जो यहाँ पर कवर हमने पहले नहीं किया वो डिटेल में डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, ऑलराइट। तो चलिए आगे देखते हैं ना। प्रिंसिपल फॉर पीरियोडिक डिस्क्लोजर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल गिवन बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। जी हाँ, अच्छे से हम जानते हैं कि जो बेसिकली, अब देखो एक बात बताओ, आपको याद भी होगा आपकी जो सेबी है, आपकी मतलब सेबी मतलब उसने एमओयू साइन किया हुआ के साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। ये कह रहा है जो डिस्क्लोजर, पीरियोडिक डिस्क्लोजर, ताकि कॉर्पोरेट में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहे, करप्शन खत्म हो, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी एंड डिस्क्लोजर्स के लिए याद रखिए, अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगा जब डिस्क्लोजर होंगे, तो यहां पर इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया गया, पीरियोडिकल डिस्क्लोजर्स, एंड आल्सो हैव इनकॉर्पोरेटेड प्रिंसिपल फॉर कॉर्पोरेट governance in line with the OECD principles. These principles underline specific requirements prescribed in different chapters of the regulations. Of course हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जैसे फर्स्ट हमने डिस्कस करते हैं, देखो रेगुलेशन 4 के अंदर प्रिंसिपल गवर्निंग द डिस्क्लोजर, देखो हाईलाइट करना, डिस्क्लोजर्स एंड ऑब्लिगेशंस, डिस्क्लोजर एंड ऑब्लिगेशंस, जिसमें पहला बात कर रहे हैं फर्स्ट, listed entity shall make disclosure, abide by obligation regulations in accordance with the following principles। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसका, डिस्क्लोजर्स, सॉरी तो बहुत सारा है ना पॉइंट, ट्रस्ट मी, जैसे मैं बता रहा हूँ मॉड्यूल में हाईलाइट कीजिएगा, पॉइंट को रोकिए मत बनाइएगा, मैं अभी बताऊंगा, याद भी हो जाएगा और होगा और समझ के याद होगा, ऐसे नहीं होगा, समझ के याद होगा, देखना भी। देखो यहां पे हम जब ध्यान से फोकस करें तो हमने किस पे बात कर रहे हैं, डिस्क्लोजर्स, लिस्टेड एंटिटी को कौन कौन से डिस्क्लोजर्स देने, किस तरह से देने वो बता रहे हैं। अबाइड बाय द ऑब्लिगेशंस, अब ध्यान से पकड़ना, इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड एंड डिस्क्लोज अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। तो पहली बात याद रखिएगा, जो इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं और मेरे बच्चे जानते हैं कैसे उनसे अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड्स हम बोलते हैं ना, एप्लीकेबल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो पहली बात हमने डिस्कस किया हुआ है कि डिस्क्लोजर आप प्रोवाइड करेंगे वो इस पर तो कैसे करेंगे, एप्लीकेबल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स होंगे, ऑलराइट, ठीक है। इंप्लीमेंट प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब यहां पर वर्ड आता है इंप्लीमेंट इन लेटर एंड स्पिरिट। अब अगर दूसरा पॉइंट अपना आप जोड़ें तो इन्हीं को ही आप बात कर रहे हैं, जो आप यहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एज पर स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, जैसे कि आपके पर एप्लीकेबल है वो ही कैसे होना चाहिए, विद लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है। ऑडिट से दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुए। फिर कहता है इसको ऑडिट कौन करेगा, आप जानते हो, इंश्योर दैट ऑडिट इज कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड ऑडिटर, क्लियर हो रहा है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इस पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होना चाहिए एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। अब ये तो मुझे नहीं बताना ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये एस्पेक्ट्स हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। सेकंड विद लेटर एंड स्पिरिट होना चाहिए, ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। रिफ्रेन फ्रॉम मिसरिप्रेजेंटेशन, इसी को हाईलाइट करो, एंड नॉट मिसलीडिंग, ठीक है। इंफॉर्मेशन आप किसको दोगे, यहाँ पर जो आप स्टॉक एक्सचेंजेस को दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स को मिल रहा है, वो कैसा नहीं चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, ऑलराइट, एंड ना ही वहां पर क्या होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन। और अगर प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैसी होगी, एडिक्वेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। अब किसको दी जाएगी, स्टॉक एक्सचेंजेस को, इन्वेस्टर्स को दी जाएगा, तो ये तो आपको रटना नहीं है, अपने आप समझना है। फिर डिसमिनेशन अंडर these regulations and circulars are adequate, accurate, explicit, timely, presented in a simple language। देखो अच्छा एक चीज देखो, आपको याद होगा, ये वापस एग्जांपल टाटा स्टील लिमिटेड का यहाँ पर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स को क्वेरी था कि सर वो प्लीज एक बार वापस समझाना।
पहली बात तो मैं बता दूं, आप खुद गूगल कर लीजिएगा, जाइएगा सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, टाटा स्टील का लिमिटेड का वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। आप यहाँ देख रहे हैं डेटा जो प्रोफाइल दे रखा है, स्टॉक क्वेट्स या बीएससी एनएससी के ऊपर परफॉर्मेंस, क्वार्टर का भी एक्सचेंज रिलीजेस, ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर क्वार्टर एंडेड आउट जून 30। ये क्या कर रहा है कंपनी? डिस्क्लोजर्स, ऑलराइट, वही हम सिखा रहे हैं। देखो तो इन्फॉर्मेशन पहला हमने बोला एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, ऑलराइट सर, याद रहेगा, बहुत सिंपल सा, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देना है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल अकाउंट स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, ठीक है, विद लेटर एंड स्प्लिट दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन जो कैसे होनी चाहिए, यू नो व्हाट, ऑडिटेड होगा बाय द इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑलराइट सर। इसके अलावा कैसा होगा, सोचो मेरे साथ बोलो, ये टॉपिक समझ के याद कर लेना है, हमें बार बार बोल के समझ के अच्छे से, ठीक है। अच्छा इन्फॉर्मेशन सर, इसके अलावा कैसा होगा, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए एंड यू नो व्हाट, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, ऑलराइट, इंफॉर्मेशन एडिक्वेट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, ये कवर कर रहे हैं हम लोग ना। अब डिसैमिनेशन कह रहा है, डिसैमिनेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर इक्वल टाइमली एंड कॉस्ट एफिशिएंट एसेस। अब कॉस्ट एफिशिएंट एसेस का मतलब समझ रहे हैं, अब यहाँ कंपनी ने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है आपको इंफॉर्मेशन, इसके लिए अपडेट करना, टाटा स्टील लिमिटेड का आपको चेक करना है, शेयर होल्डर जाकर इजीली यहाँ पर याद देखिएगा एसेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। अगर टाटा स्टील रिजल्ट्स प्रेजेंटेशन अगर आप जहाँ हैं तो यहाँ पूरा डिटेल में आप डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ सारा डिटेल में प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे जाएं तो यहाँ से आप देखिएगा टाटा स्टील लिमिटेड ने स्टैंडअलोन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर क्वार्टर एंडेड ऑन 31 मार्च। अब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसको याद देखिए किसके लिए इजीली एसेस हो सकती है। अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको एसेस करना ही बहुत ही कॉस्टली हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभी और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, रीड भी कराऊंगा। Abide by all provision of the applicable laws and securities law, भैया laws follow कर रहे हैं, plus make specific disclosures, follow its obligation letter and splits and filing reports, statement, documents, information periodically। अभी हमने क्या देखा, जो यहाँ पे फाइल किया गया है ये periodical रिटर्न है, यहाँ पे देखो टाटा स्टील लिमिटेड का स्टैंडर्ड बेसिस पे क्वार्टर, तो क्वार्टर है सर, periodical बेसिस पे आपको फाइलिंग्स भी करनी है, स्टॉक एक्सचेंज साथ में भी करनी है, क्या हो रहा है, and periodic filing report, statement, documents, information reports, information that enable the investor to track the performance of listed entity over a regular period intervals। अब यहाँ पर आपके सामने जब ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा, आप शेयर होल्डर हैं, अज्यूम कीजिएगा टाटा स्टील लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं, अज्यूम कीजिएगा आप यहाँ पर कंपनी की परफॉर्मेंस ट्रैक कर नहीं सकते क्या? आप इसे डिटेल अगर स्टडी करेंगे, ठीक है, मैं इसको डिटेल में भी स्टडी करके समझाऊंगा आगे, हम जब अलग से सेशन करेंगे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, हम यहाँ पर क्वार्टर परफॉर्मेंस, और आप जानते हैं टाटा स्टील लिमिटेड ने अच्छा परफॉर्म किया क्वार्टर के अंदर, तो ये एक कहीं ना कहीं शेयर होल्डर को इस बात को इंश्योर करता है कि जहां जिस कंपनी में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कि हाँ उसको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तभी तो वो अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखेगा। आफ्टर ऑल दे आर द यू नो ट्रीटेड एज द ओनर ऑफ द कंपनी। आई होप ये बात क्लियर है आपको। तो ये जब हम बात कर रहे हैं, ये जो हम फर्स्ट बोले हैं रेगुलेशन 4 के अंदर आपसे ये कह रहे हैं कि आप ध्यान देखिएगा डिस्क्लोजर्स एंड अबाइड बाय द ऑब्लिगेशन, जब हम बात करें डिस्क्लोजर्स आ गया, डिस्क्लोजर कैसे दिया जाना है। सेम अगर आगे देखें फिर कहता है कंपाइल विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस एंड इम्प्लीमेंटेड एज पर चैप्टर 4 इम्प्लीमेंट एंड अचीव द प्रिंसिपल्स एज मेंशन बिलो, जिसमें हम बात करते हैं शोल्डर के राइट्स की। अब राइट्स देखो, शेयर का राइट्स में कहता है टू प्रोटेक्ट द एंड फैसिलिटेट एक्सरसाइज ऑफ द राइट्स इन द फॉलोइंग शेयर राइट्स। अब ये रेगुलेशन आ जाएगा 4 के अंडर, चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस कर रहे हैं शेयर के राइट्स को। वो क्या क्या है, बहुत जर्नल्स है, देखो participate in sufficiently informed of decision concerning the fundamental corporate changes। कंपनी में ऑफ कोर्स फंडामेंटल कॉर्पोरेट चेंजेस है, फॉर एग्जांपल बोर्ड स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, तो कंपनी मर्जर एक्विजिशन में जा रहा है, तो कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, तो भैया इसके बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए शेयर होल्डर को, और वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट है। पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन बोर्ड इन जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स, उसके वोट्स को याद रखेगा, ऐसा नहीं हो कि वो अपने वोट्स के लिए आप यू नो उसके सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, या आपने प्रोसीजर ऐसा अप्लाई किया हुआ है कि वो उसके लिए वोट एक्सरसाइज करना बड़ा डिफिकल्ट है, तभी तो याद रखें ना हमने डिस्कस किया था प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है बेसिकली कौन किसके लिए, ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को यूज करते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टर सॉरी, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलना चाहते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टर नहीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बीइंग इन्फॉर्म द रूल्स एंड वोटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, रूल्स रिगार्डिंग व्हाट, आप अपना कंपनी का याद रखिएगा, आर्टिकल्स में इंटरनल पॉलिसीज क्या है,
और वो जो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पॉलिसीज बनी है रिगार्डिंग टू एक्सरसाइज ऑफ द बोर्ड्स, वो इस पर यू नो व्हाट कैसी होंगी, इस पर द कंपनीज एक्ट एंड कंपाइल विद द कंपनीज एक्ट, उसको पता होना चाहिए कि वो अपने वोट एक्सरसाइज कर रहा है तो वोटिंग राइट अपना एक्सरसाइज कर सकता है, थ्रू द प्रॉक्सी भी कर सकता है, या उसके वेल इन्फॉर्म्ड रीजन उसको मिलना चाहिए, या वो इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर अपना वोट एक्सरसाइज कर सकता है तो उसको ये इंफॉर्मेशन भी दिया जाएगा। Ask a question to board of directors subject to reasonable time limitations of course। अब ये जो एक्चुअली जो मीटिंग के एजेंडा में जो आइटम रखा गया है उसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप करने का राइट है उसका, वो पूछ सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। जैसे यहाँ पे एक बात और बोला सब्जेक्ट टू रीजनेबल लिमिटेशंस, ऑलराइट, बट इट इज प्रोवाइडेड कि वो क्वेश्चन जो क्वेरी करेगा एक उसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि शेयरहोल्डर कभी कभी भी जब मन करेगा जाके बोर्ड कंपनी जाके बैठ जाएगा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है। Effective shareholder participate in the key corporate governance decisions, nomination of election of a board of directors, key decision अगर हम बात करें, exercise the ownership right by the shareholders including institutional investors, exercise the ownership rights, all right, adequate mechanism for addressing the grievances and protection of minority shareholder from abuse actions। See, these are the rights। अब ये rights जब होंगे अवेलेबल होंगे तभी तो हम बोल रहे हैं ना बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस होंगी। अगर आज का डेट में हम जब इन कंपनीज को कंसीडर करते हैं, आप देखिएगा चाहे हम इस कंडीशन कंसीडर करें, अब यहां देखिएगा चेक करना है, पैड कम नहीं कर रहा है, इसका पता नहीं क्या इशू कर रहा है। देखिए अब जैसे टाटा स्टील लिमिटेड में इन्वेस्टर कंप्लेंट रिपोर्ट की अगर बात करते हैं, एग्जांपल के लिए आप रिपोर्ट कर रहे हैं, ये आप इसका स्टेटस देखिएगा 14 जुलाई 2020 को, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पेंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, फर्स्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर 132। ध्यान से देखना, ये टेम्पस कराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल डेटा सामने ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिजॉल्व ड्यूरिंग द क्वार्टर 226 एंड नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पेंडिंग एट द क्वार्टर एंड एंड ऑफ द क्वार्टर 7। जी हाँ, ये मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पे क्या है, टाटा स्टील यहाँ पे डिस्क्लोजर इस बात का भी दे रहा है और देना मैंडेटरी है, दे क्या रहा है, देना मैंडेटरी है। अब देखो यहाँ पे बता रहे थे प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटी शेयर होल्डर, जहां पर एडिक्वेट मैकेनिज्म टू एड्रेस ग्रीवेंसेस एड्रेस कर रहे हो, हाँ हम कर रहे हैं, नहीं यू हैव टू मेक अ डिस्क्लोजर ऑफ इट। और अभी हमने देखा यहाँ पर टाटा स्टील लिमिटेड जो प्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर इन्वेस्टर कंप्लेंट रिपोर्ट्स, ठीक है, आपको क्वार्टर बेसिस पे देना पड़ेगा, ऑलराइट ना, तभी तो बेस्ट कंप्लायंस कंपनीज बनेगी ना, बात पकड़ में आया। टाइमली इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, प्रोवाइड एडिक्वेट टाइमली इंफॉर्मेशंस बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही, जैसे सफिशिएंट टाइमली इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेट लोकेशन एजेंडा ऑफ जनरल मीटिंग, बताना होगा भाई कि कहाँ मीटिंग है, किस डेट पर है, एजेंडा का आइटम कौन कौन सा है, प्लस कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एंड अरेंजमेंट्स दैट एनेबल सर्टेन शेयरहोल्डर टू ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ कंट्रोल डिस्प्रोपोर्शनेट टू देयर इक्विटी ओनरशिप। ये भी बताना पड़ेगा डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर एक शेयर होल्डर है जिसका 52% शेयर होल्डिंग है एंड फर्दर अगर ये कंसीडर करें कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चरिंग अगर होता है तो उसके शेयर होल्डिंग पे कितना इंपैक्ट आएगा, जो कंट्रोल पे इंपैक्ट करेगा, प्लस राइट अटैच टू ऑल सीरीज ऑफ क्लासेस ऑफ शेयर्स डिस्क्लोज टू इन्वेस्टर्स बिफोर दे एक्वायर द शेयर्स, राइट। अब जैसे हम बात बोल रहे हैं राइट अटैच टू ऑल सीरीज एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, जैसे स्पेशल वोटिंग राइट शेयर आपने देखा होगा, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ठीक है, वहीं हमने डीवीआरस हैं, तो जिस भी शेयर्स में वो डील करने जा रहा है उसको बताना पड़ेगा उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। या हम बात करें जब इन शेयर कैटेगरीज में बता रहे हैं तो उनके राइट्स उसको पता होना चाहिए बिफोर इट गोइंग टू एक्वायर शेयर्स। एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, अब इक्विटेबल ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे ऑल शेयर होल्डर्स ऑफ सेम सीरीज ट्रीटेड इक्वली, भाई अगर ऑर्डिनरी शेयर्स वाला पर्टिकुलर पर्सन है तो सबको इक्वली ही ट्रीट होगा, सबको इक्वली डिसमिनेशन किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा मेजॉरिटी जिसने होल्डिंग कर रखी है उसको कंपनी बेटर ट्रीटमेंट दे रही है रिगार्डिंग व्हाट, डिसीजन मेकिंग में उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, और दूसरा जो मिनॉरिटी शेयर होल्डर उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन रिगार्डिंग द नॉमिनेशन और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द बोर्ड, मेन लोग ये लोग प्ले करने वाले, तो भैया इनको भी पार्टिसिपेशन का रोल मिलना चाहिए, किसको, हर एक शेयर होल्डर को। एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स बाय फॉरेन शेयर होल्डर शैल बी फैसिलिटेटेड, डाइवर्स अ फ्रेमवर्क टू अवॉइड insider trading and abuse of self dealing। तो आपने देखा है ना सेल्फ डीलिंग का मतलब, हर्षद किस में क्या था, आपने एक डमी
इन्वेस्टमेंट्स करवाना स्टार्ट कर दिया, वो नहीं अलाउड है, ठीक है। And processes and procedures for general shareholder meeting and the procedure shall not make it unduly difficult or expensive to cast vote। अब ये भी नहीं होना चाहिए जो कहीं ना कहीं ऐसा प्रोसेस आप क्रिएट कर रहे हैं जो किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए कास्ट करना, अपना वोट कास्ट करना ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो। वैसे ही आप जानते हैं इंडिया का रियलिटी ना, मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर आर एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड टू कास्ट देयर वोट्स बिकॉज कॉस्ट ऑफ वोटिंग इज मोर हायर देन देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो वो क्या सोचते हैं कि यार इट्स क्वाइट बेटर कि बाहर में जाए वोट। अब अगर ऐसे वोट अगर नहीं करेंगे तो एक अच्छी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो ही पाएगी कंपनी के अंदर। तो ऐसा भी नहीं कंपनी करेगी जो एक्सपेंसिव वोट कास्टिंग, ठीक है। रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब यहाँ पर देखो हम स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो सब लोगों की बात कर रहे हैं, किस सब लोगों की जिनका इंटरेस्ट अटैच है कंपनी से, चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, या बैंक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, ठीक है, सप्लायर्स हैं कंपनी के, ये सब के सब क्या है स्टेक होल्डर्स। उनके लिए हम बात करें तो कहते हैं राइट ऑफ स्टेक होल्डर दैट आर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ थ्रू द म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, ऑलराइट। अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन द इफेक्टिव रेड्रेस फॉर वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। जैसे मान लीजिएगा सिक्योर्ड एसेट्स है, उसके बाद बैंक का राइट था, अल्टीमेटली कंपनी डीलिंग करने जा रहा है, कंपनी सेल आउट कर रहा है, और कंपनी ने अगर वो सिक्योर्ड एसेट जो है जो कि सिक्योरिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर चार्ज, इन दैट केस कंपनी सेल आउट कर देता है, तो क्या उस शेयर होल्डर का राइट, उस स्टेक होल्डर का राइट क्या वायलेट कर सकता है? नो। तो उसके लिए मैकेनिज्म होना जरूरी है। Access to relevant, sufficient and reliable information on timely and regular basis to enable the participant in a corporate governance process। अभी शेयरहोल्डर स्टेक होल्डर्स को भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे अगर आप जानते होंगे डिबेंचर होल्डर्स हैं कंपनी के अंदर, डिबेंचर होल्डर्स हैं तो कंपनी की परफॉर्मेंस की डिटेल्स याद रखिए, डिबेंचर ट्रस्टी को दी जाती है। आपको याद भी होगा, पढ़ा भी आप लोगों ने ना, हम पहले डिस्कस भी किए हैं। devise an effective whistleblower mechanism enabling the stakeholder including individual employees and the representative bodies to freely communicate their concern about the illegal and unethical practices। अगर ऐसा है तब भी अनएथिकल प्रैक्टिस कंपनी कर रही है, कोई डायरेक्टर मिला हुआ है जो कि मेलाफाइड प्रैक्टिसेस कर रहा है जानते हुए, तो ऐसा मैकेनिज्म भी प्रोवाइड कीजिएगा ताकि वो इससे देखिए अपनी कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है तो वो इस विजिल मैकेनिज्म की फैसिलिटीज को यूज कर सके अगेंस्ट अनएथिकल और इलीगल प्रैक्टिसेस। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करें, ऑफ कोर्स अब देखो वही बात रिपीट होगा, डिस्क्लोजर टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर्स, फाइनेंशियल सिचुएशन, परफॉर्मेंस, ओनरशिप एंड गवर्नेंस ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज, लाइक इंफॉर्मेशन प्रिपेयर डिस्क्लोजर इन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। चैनल फॉर डिसएमिनेशंस, चैनल फॉर डिसएमिनेशन जैसे आपको बताएगा कि अभी हम देख रहे थे, आपने यहाँ कंपनी में देखा, हम यहाँ देख रहे हैं इस पर्सपेक्टिव से देखें तो टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में देख रहे थे यहाँ पर डिटेल में। अब यहाँ पर कंपनी अपनी वेबसाइट पर भी करे, साथ साथ में क्या करे देखो, स्टॉक एक्सचेंज को भी देगा, एक जैसे डिसएमिनेशन, इक्वली टाइमली एंड कॉस्ट सफिशिएंट एक्सेस हो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग शैल बी मेंटेन एक्सप्लिसिटली रिकॉर्डिंग डिसेंडिंग ओपिनियन। अभी आपको याद है हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ये डिस्क्लोज करना पड़ता है कंपनीज को कि किसी पर्टिकुलर प्रपोजल पर डिसीजन लिया गया, कितनी मेजॉरिटी ने उस पर वोट किया, कितना उसके अगेंस्ट किया, इसका डिटेल भी आप दीजिएगा। सो मिनट्स ऑफ द मीटिंग शैल बी मेंटेन एक्सप्लिसिटली, याद देखिए मेंटेन एक्सप्लिसिटली रिकॉर्डिंग डिसेंडिंग ओपिनियंस इफ एनी। नाउ आगे हम लोग चाहेंगे इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्कस करेंगे, यह देखिएगा सेपरेटली, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं एग्जाम के लिए, शोल्डर के राइट्स को भी कंसीडर किया सकता है। एंड अगर हम बात करें ये क्वेश्चन नंबर ये भी डिस्कस किया सकता है जो कि 4 में डिस्कस करता है, जो एक बेसिकली कवर करता है यहाँ पर किस चीज को, डिस्क्लोजर्स को एंड इट्स ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटीज को। तो आई जस्ट वांट टू से दैट इसे आप गो थ्रू जरूर कीजिएगा, सिर्फ गो थ्रू करिएगा, जो हमने अभी हाईलाइट किए जिन पॉइंट्स को उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जाएंगे, फिर याद रखिएगा आगे के जो पार्ट्स आ रहे हैं ना उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बैंक के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करें, तो आरबीआई के क्या क्या गाइडलाइंस बताई हुई है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए आईआरडीए ने बताया, वो डिटेल में हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं उन कंपनीज जो लिस्टेड है उनको रेगुलेशन 4 के अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, ठीक है, कंप्लायंसेस क्या क्या, कॉर्पोरेट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या शेयर होल्डर के राइट्स हैं, उन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट सेशन में और डिटेल में जाएंगे जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रोल की बात करेंगे डिटेल में। ऑलराइट, सो गुड बाय, एंजॉय, टेक केयर।